नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ फिर एक बार हाजिर है नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। देश के किसानों का फिर एक बार दिल्ली में प्रदर्शन, किसान हितों पर निकाली गर्जना रैली। गुजरात में इन दिनों दोहरा मौसम, 22 से 25 दिसंबर के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना। और नई शिक्षा नीति के अमल से अभिभावक परेशान, पहली कक्षा के छात्र का 1 साल खराब होने की नौबत। देश का अन्नदाता फिर एक बार धरना देने के लिए मजबूर है। देश भर के किसानों ने फिर एक बार दिल्ली में जुटकर किसानों के हित में गर्जना रैली के जरिए आवाज उठाई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ की ओर से गर्जना रैली का आयोजन किया गया। रामलीला मैदान से शुरू हुई इस रैली में भारतीय किसान संघ के दावे के अनुसार देश भर से करीब 55,000 किसान एकजुट हुए। भारतीय किसान संघ की इस रैली में किसानों की स्थिति में सुधार से लेकर कई मांगों का जिक्र किया गया। भारतीय संघ का कहना है कि फल, सब्जियां, अनाज, दूध आदि उपलब्ध कराने वाले किसान आज अपनी कृषि उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलने से निराश है। इस कारण किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान संघ ने रैली के जरिए कई मांग की है, जैसे कि सभी कृषि उपज के बदले उपयुक्त मूल्य का भुगतान, कृषि उपज पर जीएसटी नहीं लगाए जाने की मांग, उपज के लिए एमएसपी बढ़ाने की मांग, किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग, देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में बनाए जाने की मांग भी ये किसान कर रहे हैं। रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक जैम की स्थिति भी दिल्ली में पेश आई, जिसे लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई। गुजरात में सर्दियों के मौसम के बावजूद इन दिनों गर्मी का मौसम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हवामान शास्त्री अंबालाल पटेल ने 22 से 25 दिसंबर के दौरान ठंड बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। गुजरात का मौसम इन दिनों दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास करा रहा है, लेकिन जल्द ये मौसम बदल सकता है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना हवामान विभाग के विशेषज्ञ अंबालाल पटेल ने जताई है। કમોસમી વરસાદની વાદળવાળના કારણે ઠંડીમાં જોઈએ તેવી પડતી નહોતી, હાલ પણ ઠંડી જોઈએ તેવી પડતી નથી। આથી ઠંડી અંગે જોઈએ તો આગામી દિવસોમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે। તારીખ 22 થી 25 માં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ભારે હિમવર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે, જેના લીધે ગાત્રો થીજવતી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે અને આ ઠંડીનો દોર નાતાલથી ડિસેમ્બરના એન્ડ સુધીમાં આવી જવાની શક્યતા રહેશે। પરંતુ ત્યાર પછી જાન્યુઆરી મહિનામાં પણ હવામાનમાં ભારે પડતા આવશે। 11-12 જાન્યુઆરીમાં પણ કાતિલ ઠંડીનો વેગ મળે, 24 જાન્યુઆરીમાં પણ ઠંડીને થોડો વેગ મળે, એટલે હવે ધીરે ધીરે ઠંડીની શરૂઆત થશે, જેમાં ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતમાં ન્યૂનતમ તાપમાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેવું થઈ જવાની શક્યતા રહેશે, જેમાં બનાસકાંઠાના ભાગો, પાલનપુરના ભાગો, હારીજ, સમીર વગેરે ભાગોમાં ન્યૂનતમ ઉષ્ણતામાન 8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ જવાની શક્યતા રહેશે। જ્યારે કંડલા, પોર્ટમાં પણ ઠંડીની શક્યતા રહેશે અને નલિયા ઠંડુગાર બની જશે, આબુ પણ ઠંડુગાર બની જશે। એટલે હવે ઠંડીની સાથે સાથે રાજ્યના ભાગોમાં કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા રહેશે। જાન્યુઆરી માસમાં હવામાનમાં ઘણા પલટા આવશે। તારીખ 10-11 જાન્યુઆરીમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે અને તે પહેલાં જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં પણ હવામાનમાં પલટા આવશે, વાદળવાળું આવશે। 11-12નો જે પલટો હશે તે દરિયા કિનારે પવન ફૂંકાશે અને આ પલટો હવામાનનો એકાએક મોટો પલટો આવવાની શક્યતા રહેશે। તારીખ 18 થી 20માં પણ હવામાનમાં પલટો આવશે, એટલે હવામાનમાં પલટા વચ્ચે વચ્ચે વાદળો અને પછી માવઠાની શક્યતા સાથે, વાદળવાયુની શક્યતા સાથે આગામી જાન્યુઆરી માસમાં 8 ડિગ્રી ઠંડી પડવાની સાથે સાથે માવઠાઓની પણ કેટલાક ભાગમાં શક્યતા રહેશે। ખાસ કરીને દરિયા કિનારાના ભાગોમાં માવઠાની શક્યતા રહેશે, જ્યારે ઉત્તર મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં પણ
વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા રહે છે અને આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં, દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ હવામાનમાં વાદળવાળો પલટો આવી શકે। वहीं मौसम विभाग के एक्सपर्ट विजिनलाल ने आने वाले 3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री घटने की संभावना जताई है। अभी देखा जाए गुजरात में नेक्स्ट 5 डेज के लिए ड्राई वेदर है और उसके बाद मिनिमम टेम्परेचर की बात देखा जाए कल जो रियलाइज था 50 डिग्री आया था नलिया, कंडला एंड दिशा में, और वो उसका भी फर्क देखा मिनिमम टेम्परेचर का भी नेक्स्ट 3 डेज के लिए नॉला चेंज है, मतलब 1-2 डिग्री का फर्क रहेगा। बट उसके बाद मतलब डे 4 एंड डे 5 में आपको जो मिनिमम टेम्परेचर है 2 से 3 डिग्री और फॉल हो जाएंगे। अभी देखा जाए वार्निंग्स कुछ नहीं है और कुछ खास कुछ नहीं है वार्निंग्स। तो दिसंबर में हमारा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता था और हमारा जो विंड पैटर्न है बेसिकली नॉर्थली होता था, तभी हमारा विंड टेम्परेचर बहुत फॉल होता था। बट इस बार ऐसा है कि विंड इसमें देखा 10 के बाद हमारा मॉइस्चर भी बढ़ गया और विंड पैटर्न भी ईस्टर्ली साउथ ईस्टर्ली हो गया। इसकी वजह से हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर राइस हो गया, इसलिए आपको जैसे गर्मी जैसे फील हो रहा है, मतलब नॉर्मल से आपको 6-7 डिग्री ज़्यादा है। नॉर्मल जो आना चाहिए उससे 6-7 डिग्री ज़्यादा था, बट वो जो मॉइस्चर है 2-3 दिन में पूरा ड्राई हो जाएंगे और नॉर्थली शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से हमारा अगेन टेम्परेचर फॉल होना चाहिए। गुजरात में पहली कक्षा में दाखिले के लिए 6 साल की उम्र जरूरी है, जिसे लेकर सरकार के परिपत्र के चलते कई छात्रों का 1 साल बिगड़ने की कगार पर है। गुजरात सरकार द्वारा 6 साल से पहले बच्चे को पहली कक्षा में प्रवेश नहीं दिए जाने का सर्कुलर निकाला गया है, जिसके चलते पूरे गुजरात में हजारों बच्चों का 1 साल बिगड़ रहा है। इस मामले गुजरात के वडोदरा शहर में अभिभावकों ने एकत्रित होकर डीईओ कार्यालय में इस मामले को उठाते हुए सरकार से इस मामले यथायोग्य कार्यवाही किए जाने की मांग की है। गुजरात सरकार ने 31 जनवरी 2020 से एक नई शिक्षण नीति को लागू किया है। उसके मुताबिक जो बच्चा 1 जून 2023 को 6 ईयर कंप्लीट कर रहा है उसको ही क्लास 1 में प्रमोट कर सकेंगे। तो अभी इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जब जनवरी में ये नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट का, उससे पहले ये सब सारे एडमिशन नर्सरी में कंफर्म हो चुके थे, फीस पे कर चुकी थी ऑलरेडी। तो दिसंबर में जब फीस पी, जनवरी में सरकार ने ये परिपत्र डाला और अभी 3 साल के बाद ये एडमिशन का इश्यू आ रहा है कि भाई अभी स्कूल ने 15 दिन पहले ही हमें ये चीज़ बताई कि भाई आपके बच्चे को वी कैन नॉट प्रमोट बिकॉज आपका बच्चा जो है 6 साल कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो अभी 3 साल तक स्कूल ने ये कंटिन्यू किया और जबकि बीच में कोरोना काल भी था, स्कूल भी कंटिन्यू रही ऑनलाइन, पर फिर भी इस चीज़ को किसी ने भी बताया नहीं किसी पेरेंट्स को कि आपको आगे जाके तकलीफ हो सकती है। 3 साल तक कंटिन्यू किया। अभी जब एडमिशन का क्वेश्चन आया फर्स्ट में जाने का, तब ये फिर क्वेश्चन रिवाइज हुआ कि भाई नहीं, अभी 15 दिन पहले ही स्कूल ने ये सब बच्चों को एक नोटिफिकेशन दिया था कि भाई आपको कौन सी स्कूल की कौन सी ब्रांच में जाना है। तो आप एक बार ऑप्शन हमने चूज़ किया कि भाई ये ब्रांच में हमें कंटिन्यू करना है। बाद में 10 दिन में ही दोबारा स्कूल ने एक बार सर्कुलर दिया कि भाई आपके बच्चे को अभी हम आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि उसकी जो है एज है वो कंप्लीट नहीं हो रही है 6 ईयर। तो हमारा कहना यही है कि 3 साल तक स्कूल भी कहाँ थी, क्योंकि स्कूल को भी ये चीज़ बच्चों को बताना चाहिए था कि भाई आपका बच्चा जो है कंप्लीट नहीं कर रहा है। अभी पेरेंट्स को चिंता है कि भाई अभी ये बच्चा जो है 1 साल अपनी लाइफ में पीछे छूट जाएगा और 3 साल की फीस या तो फिर अभी ड्रॉप आउट का क्वेश्चन आएगा या तो रिपीटेशन का क्वेश्चन आएगा। तो हमारी गवर्नमेंट को ये एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, कि भाई आप ये जो सर्कुलर है उसको एक ईयर एक्सटेंड करिए। तो पूरे गुजरात में से जो हज़ारों बच्चे हैं जिसका 1 साल बिगड़ा रहा है, तो उनका बिगड़े नहीं और सब बच्चे जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो सरकार का नया सर्कुलर आया है रिगार्डिंग एज। फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों की एज अगर 6 साल 31 मई से पहले ख़त्म नहीं होती है तो उनको फर्स्ट में एडमिशन नहीं मिलेगा। अभी सरकार का ही परिपत्र 1 जून में आया था 20 में, जिसमें डिक्लेयर किया था कि 6 साल हो जाए तभी फर्स्ट में एडमिशन मिलेगा। फिर सरकार ने ही एक दूसरा परिपत्र दिसंबर में जारी किया जिसमें ये लिखा था कि सरकार ने ही इसका प्रचार सही से नहीं किया है। तो हम अभी निवेदन करने आए हैं सरकार से कि हमारे बच्चे जब नर्सरी ख़त्म किया, जूनियर ख़त्म किया, अभी सीनियर में आए, अभी जाकर रोकोगे तो कितने सारे बच्चे हैं जो पूरे गुजरात से जो 1 साल पीछे रह जाएंगे। अभी जब एग्ज़ाम होगी, नीट की है या जीईई के है, पूरी जो देश में होती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसमें भी वो लोग क्या ये एज क्राइटेरिया रखेंगे? और रखेंगे तो क्या दूसरे सारे स्टेट्स में ये पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है? तो उनको अगर अलाउ कर रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी ये साल अलाउ करें और ग्रेजुअली
धीरे से सारे स्टेट में एक साथ इम्प्लीमेंट करें। और इससे क्या होगा कि कोरोना काल में भी पेरेंट्स पर बहुत आर्थिक बोझा बढ़ गया था, अभी एक साल और बढ़ा देंगे तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस पेरेंट्स को भी लगेगी। गुजरात के छोटाउदेपुर की सांसद गीता राठवा ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाने वाली ट्रेनों को चांदोद में रोकने की मांग संसद में की है। गुजरात के डभोई तालुका के दक्षिण प्रयाग तीर्थ क्षेत्र चांदोद को गुजरात का काशी कहा जाता है। यहाँ के महत्व के चलते गुजरात से बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधि विधान समेत नर्मदा स्नान और पर्यटन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ब्रॉडगेज लाइन में रूपांतरित होने के बाद चांदोद में नए बनाए गए नवीन रेलवे स्टेशन पर एकता नगर आने जाने वाली ट्रेनों को स्टॉपेज नहीं दिया गया है, जिससे यात्रालुओं को इस ट्रेन सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस पर छोटाउदेपुर की सांसद गीता राठवा ने रेल विभाग का ध्यान आकर्षण कराया है। चांदोद धार्मिक स्थल है जो मां नर्मदा नदी में त्रिवेणी संगम है, जिसके कारण यहाँ पूरे भारत देश के लोग अस्थि विसर्जन और पितृ तर्पण के लिए आते हैं और हर महीने के अमावस्या में कुबेर भंडारी के दर्शन के लिए भी हजारों की संख्या में भक्त पूरे भारत देश से आते हैं। लेकिन आवागमन की समस्या होने के कारण सभी भक्त को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। महोदय, डभोई एकता नगर वाया चांदोद न्यू रेलवे लाइन ब्रॉडगेज मोदी जी के नेतृत्व में प्रारंभ कर दी गई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि यदि डभोई चांदोद एकता नगर ब्रॉडगेज न्यू रेलवे लाइन के बीच चांदोद में हॉल्ट स्टॉपेज प्रदान कर दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। गुजरात के वडोदरा शहर की जिला पंचायत में इन दिनों खाने के तेल के डिब्बों का संग्रह लोगों को अचंभे में डाल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर की जिला पंचायत के विभिन्न कार्यालयों में इन दिनों तेल के डिब्बों का संग्रह देखने मिल रहा है। जिला पंचायत के विभिन्न कार्यालयों में तेल के डिब्बों के संग्रह से लोग भी परेशान हैं। जिला प्रोग्राम ऑफिसर नैना पारगी से इस मामले पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद तेल के डिब्बों का स्टॉक ज्यादा मंगवाया गया था, जो अब एक्सपायरी होने वाला है और ऐसे में उन्हें सरकार को वापस देने के लिए यहाँ रखा गया है। એ તેલ જે છે અમારી આંગણવાડી વર્કર અમારા આંગણવાડીના બાળકો માટે જે નાસ્તો સવારનો બપોરનો નાસ્તો જે બનાવવાનો હોય એના માટે સરકાર તરફથી અમને સિંગ તેલના ડબ્બા એપ્રિલમાં ફાળવવામાં આવ્યા હતા, એપ્રિલ 22માં। એટલે એ ડબ્બા અત્યારે અમારી પાસે આ માર્ચ સુધી, એની એક્સપાયર ડેટ માર્ચ પછી એટલે માર્ચ 31 માર્ચ સુધી તો એ ડબ્બા વેલિડ છે। પરંતુ અમારી પાસે કેવું છે કે જે તે વખતે બાળકોને અમે સુખડી આપતા હતા એટલે ત્યારે તેલ વધારે ની જરૂરિયાત હતી, એટલે આગળ જ્યારે માગણી કરી ત્યારે કોરોના સમયગાળામાં અમારે લોકોએ માગણી કરી હતી, એ તેલનો ડબ્બો તેલ અમારે એપ્રિલ 22માં આવ્યું। એટલે અત્યારે હાલમાં અમારી પાસે હવે ફક્ત બાળકોને કેન્દ્રમાં મેં બોલાવી છે, એટલે અત્યારે તેલનો વપરાશ થોડો ઓછો થઈ ગયો છે। એટલે અમારી પાસે માર્ચ 31 સુધી તેલ જે ચાલે છે એટલું તો બચત છે જ અમારી પાસે, પણ આ થોડું વધારાનું તેલ છે। એ તેલ અમે તમામ કેન્દ્રો પાસેથી દરેક તાલુકા લેવલે મંગાવ્યું છે અને તાલુકા લેવલથી અમારે અહીં અત્યારે જિલ્લા કક્ષાએ સરકારી બિલ્ડિંગમાં અમે મુકાયું છે અને એ તેલ પછી સરકારની સૂચના પ્રમાણે અમે જે તે સરકાર જે રીતે જ્યાં મોકલવાનું હશે ત્યાંથી એ લોકો ત્યાંથી ટ્રક મોકલશે અને આ તેલ અમે લોકો ત્યાંથી એ લોકોને મોકલી આપીશું। એમાં કેવું છે કે અમારી પાસે જિલ્લા પંચાયતમાં કોઈ નીચે એવું ગોડાઉન અમારી પાસે અમારું ICDSનું અલાયદું ગોડાઉન નથી, એટલે અમે લોકોએ જ્યાં સેફ જગ્યા, કારણ કે તેલ વસ્તુ એવી છે કે એને સાચવવી જરૂરી છે, એટલે જ્યાં સેફ જગ્યા છે એટલે જ્યાં વોચમેનની નજર પડે અને જ્યાં અમે તાળું મારી શકીએ એવી જગ્યાએ અમે લોકો તેલના ડબ્બા ઉતાર્યા છે। इस मामले सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला पंचायत एक सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में इस तरह तेल के डिब्बों के संग्रह से लोगों को परेशानी होती है। वडोदरा जिला पंचायत तालुकानी कचेरीओमां सरकारी कचेरीओमां जोवा जईए तो तेलना असंख्य डब्बाओ मूकवामां आव्या छे। ज्यां इनवर्ड आउटवर्ड करवानुं छे ते कचेरीमां छे, साथे आ सामेनी एक कचेरीमां छे ज्यां जिल्ला पंचायतनुं जिम्नेशियम छे एनी अंदर पण तेलना डब्बा मूकवामां छे। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારી કચેરીઓમાં તેલના ડબ્બા જે મૂક્યા છે તેને લઈને અમારો સખ્ત વિરોધ છે, કારણ કે આ તેલના ડબ્બા માટે ગોડાઉન રાખવું જોઈએ,
બીજી બાજુ જાણવા મળેલ માહિતી મુજબ ICDS એટલે કે જે પણ આંગણવાડી વર્કરો હતી એ વર્કરોને તેલના ડબ્બા પહોંચાડ્યા હતા, પરંતુ આવક વધી જતા અને હવે એની એક્સપાયરી ડેટ નજીક આવી જતા આ તમામ તેલના ડબ્બા સરકારમાં જમા કરવાના છે, જેના કારણે અત્યારે જિલ્લા પંચાયતમાં ઉતારે છે। અમારી ગુજરાત સરકાર પાસે એક માંગ છે કે આવા તમામ જો પૂરા ગુજરાતમાંથી તેલના ડબ્બા લેવાના હોય તો પોતાના વ્હીકલ મોકલીને તમામ ગામોમાંથી તેલના ડબ્બા લેવા જોઈએ। આઈ થિંક જો મૂકશે તો અત્યારે જો શકાય તેલ પણ લીકેજ થઈ ગયું, ડબ્બા પણ લીકેજ થઈ રહ્યા છે। તો અમારી સીધી માંગ છે કે તમામ જગ્યાથી તેલના ડબ્બા સરકાર પોતાની ગાડીઓ પોતાના વ્હીકલ મોકલીને ભેગા કરે અને સરકાર પોતે લઈ જાય તેવી हमारी मांग है। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज विधानसभा गृह में आयोजित किया गया। इस मौके पर वडोदरा के विधायक योगेश पटेल ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ली है। गुजरात विधानसभा के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं और अब गुजरात विधानसभा के गठन के लिए कवायद शुरू की गई है, जिसके तहत राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नवनियुक्त गुजरात विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में वडोदरा के मांजलपुर से विधायक योगेश पटेल को शपथ दिलवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संसदीय मामलों के मंत्री ऋषिकेश पटेल और मंत्रिमंडल के मंत्रियों और राज्य सरकार के सचिवों की उपस्थिति रही। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस मौके पर योगेश पटेल को शुभकामनाएं भी दी। विधानसभा गृह में आज मुख्यमंत्री समेत के विधायकों की शपथ विधि को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रोटेम स्पीकर अन्य विधायकों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ऐसे में योगेश पटेल को सबसे पहले शपथ दिलवाई गई। गुजरात की वडोदरा में बनाए गए राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का नाम दिए जाने की मांग की जा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 5 सालों से बन रहा राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर ब्रिज करीब करीब बनकर तैयार है। करीब 3.5 किलोमीटर का ये लंबा ओवर ब्रिज कुछ ही दिनों में खुलने वाला है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने इस ब्रिज का नाम वडोदरा के महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ के नाम से दिए जाने की मांग की है। वडोदरा शहर में जे गेड़ा सर्कल थी मनीषा चौकड़ी नो ब्रिज के जेनु काम लगभग 2016 थी शुरू थयुं ना 2022 चाली रह्यो छे। 2022 नो एंड छे त्यारे लगभग 6-7 वर्षे जे ब्रिज નું કામ પૂરું થઈ રહ્યું છે। જેવું હમણાં હાલમાં શહેરના મેયર અને કોર્પોરેશન સત્તાધીશોએ કીધું કે ટૂંકા સમયમાં બ્રિજનું કામ પૂરું થઈ જશે અને બ્રિજ શહેરીજનો માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવશે। ત્યારે આટલા વર્ષે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે જે બ્રિજ બન્યો છે અને પ્રજા જે વડોદરાની પ્રજા છે તમે જુઓ કે જે ટ્રાફિકમાં જે એ દ્રશ્યો સર્જાય છે એટલે લોકો ટ્રાફિકમાં ફસાઈ જાય છે। ટ્રાફિકનું ભારણ ઓછું થશે એવું આપણે એવું માનીએ છીએ અને આવનારા દિવસમાં જે આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન થાય તો આ બ્રિજનું નામ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ બ્રિજ આપવામાં આવે
એવી મારી માંગણી છે. કારણ કે આ વડોદરા શહેરમાં તમે જુઓ કે આ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની દેન છે. આ વડોદરા શહેરની અંદર MS યુનિવર્સિટી હોય કે શહેરને આવેલી તમામ વસ્તુઓ આ મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડની દેન છે. ત્યારે આટલો મોટો લાંબો બ્રિજ, જે પ્રમાણે સત્તાધીશો કહે છે કે કદાચ ગુજરાતનો સૌથી લાંબો બ્રિજ બની રહ્યો છે, તો આ લાંબા બ્રિજને જ્યારે એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવે તો આ બ્રિજનું નામ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ब्रिज આપવામાં આવે એવી અમારી मांगनी है. गुजरात के वडोदरा शहर में वकील मंडल के चुनाव के बाद की गई रिकाउंटिंग में फिर एक बार नलिन पटेल 55 मतों से विजेता बने हैं. गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले दिनों वकील मंडल का चुनाव आयोजित किया गया था, जिसे लेकर हारने वाले अध्यक्ष पद के दावेदार हसमुख भट्ट ने आपत्ति जताई थी. दिवालीपुरा कोर्ट में बड़ौदा बार एसोसिएशन की मतगणना के बाद जो विवाद चल रहा था उसका अब अंत हो गया है. चुनाव अधिकारियों ने नलिन पटेल को 55 मतों से विजेता घोषित कर दिया है. बड़ौदा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए नलिन पटेल और हसमुख भट्ट मैदान में थे. 37 वोटों से नलिन पटेल विजेता बने थे, जिसके बाद हसमुख भट्ट ने चुनाव आयोग पर गलत तरीके से मतगणना के आरोप लगाए थे और रिकाउंटिंग की मांग की थी. रिकाउंटिंग में चुनाव आयोग द्वारा नलिन पटेल को 55 मतों से विजेता घोषित किया गया है, जबकि निमिषा धोत्रे ट्रेजरर पद पर विजेता बनी है. देखो, ये बड़ौदा बार एसोसिएशन वैसे भी बहुत सारे वकीलों का मंडल है और उसमें अलग अलग पोस्ट के लिए उम्मीदवार लड़ रहे थे. उसकी वजह से जब सभी उम्मीदवार के मत की गिनती ना हो, वहाँ तक एग्जैक्ट मत कितने हैं प्रेसिडेंट के या किसी भी के, वो चुनाव अधिकारी बोल नहीं सकते. मगर जब ये पूरा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद में मेरे दूसरे वोट भी निकले हैं, तो हमको उसके बाद में आज इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड प्रेसिडेंट करके मुझे घोषित किया है और आज मैंने 4 भी संभाल लिया है. बड़ौदा बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं अब काम करने का शुरू कर दिया. हमारी जीत डिक्लेयर हो गई है. चुनाव कमिश्नर ने आज डिक्लेयर कर दिया है. हमारे 525 वोट से मैं जीती हूँ और दूसरे वोट कहा जो भी वोट कम पड़ रहे हैं यानी कि सामने पड़े हैं, तो मैं वकीलों को अप्रोच करके पूछूंगी भाई मैं कहाँ पे आप खुश नहीं हो, तो मैं वो सुधारने का प्रयत्न करूँगी और वो वोट भी अगले साल हम लेके आएंगे और मेरी फेवर में ही करें, ऐसा ही हम लोग प्रयत्न करेंगे. और तमाम वकील श्रीयों का खूब खूब आभार व्यक्त कर रही हूँ कि उन्होंने इतनी जंगी बहुमत से मुझे जीता. गुजरात के वडोदरा शहर में स्वतंत्र सेनानी और अग्रणी जसवंत लाल शाह की स्मृति में जसवंत लाल सौभाग्य चंद शाह ट्रस्ट बनाया गया है, जिसके द्वारा एक व्याख्यान आयोजित किया गया. गुजरात के वडोदरा शहर में जसवंत लाल सौभाग्य चंद शाह फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा छोड़ीने माणो अने माणीने छोड़ो विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया. जसवंत लाल की स्मृति में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा ने लोगों के सामने उनके जीवन को रखा. जसवंत लाल एक स्वतंत्र सेनानी के तौर पर अपना योगदान दे चुके हैं. उनकी स्मृति में वडोदरा के अकोटा में स्थित सर सयाजीराव नगर गृह में मोटिवेशनल स्पीकर जय वसावड़ा ने उनकी जीवन शैली के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए प्रेरणा दी. जसवंत दादाओ जेवा व्यक्तित्वोनी जरूर समाजने पड़वानी छे. આપણે જે આસપાસ અત્યારે માહોલ જોઈ રહ્યા છીએ એ માહોલમાં બીજા માટે ઘસાઈને ઉજળા થાય, કોઈકનું કંઈક ભલું થાય એના માટે પોતે દોડે, એના માટે પોતાનું આયખું વિતાવે, એના માટે પોતાના સંતાનો કે પરિવાર છે તો થોડોક ભોગે આપે ને એને થોડી જેને કહેવાય શિખામણ પણ આપે. આવા લોકો હવે ધીરે ધીરે દુર્લભ થતા જાય છે. તો એની વાતો થશે, એના વખાણ થશે, એની આવી રીતે ખાલી પૂતળું બનાવી દેવાથી કઈ વાતો નથી સચવાતી. પણ એ વ્યક્તિને મૂલ્યો જો તમે સાચવવાના હો તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક જીવતા થતા હોય છે. તો મને ગમ્યું કે તમે બધા મેં પહેલો સવાલ એ પૂછ્યો આશિષભાઈને કે તમે જે સમય રાખ્યો છે એવો બધા આવશે? કે તમને રાજકોટ વાળાને એમ લાગે 4 વાગે માણસ કઈ જાય જ નહીં. 4 વાગે તો આપણે રાજકોટમાં બધા સુઈ જાય, 5 વાગે ઉઠે, 2 વાગે જમીને 2-2:30 વાગે પછી સુઈ જાય. તમે રાજકોટ જો આવો અથવા તો ત્યાંથી આવતા હો તો તમને કદાચ આ ખ્યાલ હશે આ વાતનો. તો આપણે બધાને એમ લાગે કે 4 વાગે તો અમારા રાજકોટમાં તો હજી આમ ધીરે ધીરે લોકો આળસ મળીને પાછા નવી જિંદગી જીવે છે. 2 સૂરજ ઉગે, સવારે તો ઉગી જ ગયો હોય, પછી બપોર પછી પાછો ઉગાડે. કે આ પણ મેં તો કીધું જશવંત દાદા જેવા દુર્લભ છે. ધીરે ધીરે એક સમય એવો આવશે કે આ સામે બેઠા છે એ દુર્લભ છે.
કારણ કે હવે બધા મોટા ભાગે તો ઝૂમ મિટિંગની અંદર ભણતા થઈ ગયા. કોરોનાએ તો કેટલા બધા લોકો ડિજિટલ કરી દીધા, એટલે લોકો એકબીજાનો ચહેરો જોઈને, હમણાં હું ગઈકાલે જ ન્યૂઝ વાંચતો હતો, દેવલભાઈ તમે વાંચજો, ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સમાં આવેલા ન્યૂઝ છે કે અમેરિકામાં ટીનેજરો મોટી ઉંમરના લોકો નહીં, 14, 15, 16, 17, 18 વર્ષના ટીનેજર્સ, એ લોકોએ એક ગ્રુપ બનાવ્યું છે કે લેટ્સ સ્ટોપ સ્માર્ટફોન. વિચાર કરજો, આ વાંચો, તમે સર્ચ કરજો ગૂગલમાં. કારણ કે આપણે એમ લાગે કે આવું બધું તો નિવૃત્ત થયેલા, રિટાયર થયેલા અધ્યાપક લોકો આવું કરતા હોય કે ભાઈ હવે આપણે નથી, અને મોટા ભાગના તો ફોન આવડતો ન હોય એટલે એમને ફોન છોડી દેવો તો શું. આમાં મોટા ભાગે જે છોડવા વાળા છે ને, એમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. બરાબર, આપણે ત્યાં મારા જન્મ પહેલાની એક કહેવત છે, ન મળી નારી તો સેજે બાવા બ્રહ્મચારી. એટલે 80% છોડવા વાળા તો આવા હોય છે. બરાબર, પેલો તમને ખબર હોય તો વોટ્સઅપમાં જે જમાનામાં નવું વોટ્સઅપ શરૂ થયું હતું, એ યુગમાં એક ટૂચકો આવતો, એટલે કે આમાં વર્ઝન હોય ને, હવે પછી એ આવતો બંધ થઈ ગયો. આમાં તો અમુક વસ્તુઓ ફેરા રાખતી હોય. વચ્ચે એક બાળક છે, સ્કૂલે જતો હતો, અને સ્કૂલે જતા એને 7 દિવસથી ગેરહાજરી થઈ ગઈ. પ્રિન્સિપાલ છે એ જરા કન્સર્ન થયા, એટલે એમણે ફોન કર્યો એના માને કે ભાઈ તમારો છોકરો નિયમિત આવતો નથી સ્કૂલે. કે એમાં એવું હતું કે વચ્ચે એકવાર ઘર છોડીને જતો રહ્યો હતો, તો અમે છાપામાં જાહેરાત આપી હતી કે ખોવાઈ ગયો છે, પછી વોટ્સઅપમાં ફેરવા લાગ્યું. હવે ઘરની બહાર જેટલી વાર નીકળે એટલી વાર બધે પકડીને એને મૂકી જાય પાછા. કોઈ કઈ જવા જ નથી દેતું, કાં તો ઓલો ખોવાયેલો છોકરો ઘરે મૂકી. પણ હવે પાછો મળી ગયો, એને 5 વર્ષ થઈ ગયા, પણ મેસેજ નથી જતો. તો આવો એ જમાનામાં એક સરસ મજાનો મેસેજ આવતો કે ભાઈ કોઈ સરસ મજાના આશ્રમમાં કોઈ મહાત્મા બેઠા હતા, અને ત્યાં એક યુવકે આવીને કીધું કે ભાઈ મને જે વ્યક્તિ ગમતી હતી, જે છોકરી, એને મને ના પાડી દીધી, એને સગાઈ નથી કરવાની હવે મારી સાથે, એની તો કોઈકની સાથે હવે લગ્ન થવાના છે, તો હવે હું શું કરું? આપ મને કંઈક આશીર્વાદ આપો, માર્ગદર્શન આપો, કંઈક ઉકેલ આપો. એટલે મહાત્માજીએ બાજુમાં જે બીજા શિષ્ય હતા એમને એમ કીધું કે એક ચટાઈ પાથરો. બાજુમાં એક ચટાઈ પાથરો, અમને બેસાડો, અમે આ કર્યું તો તમે આ કરો. અને આ તમને એમ લાગતું હોય ટૂચકો છે, તો આ તો ઠીક છે, સ્વામીજી એટલા બધા નિખાલસ અને પારદર્શક છે, સ્વામી સચ્ચિદાનંદ આપણા દંતાલી વાળા, એમણે તો કહેલું છે એમના સ્મરણના પ્રસંગોમાં, એક સમયે હું એમ કે સાધુ કેમ છો, મને તો ફરવાનો શોખ, વિજ્ઞાનનો બધો શોખ, વાંચવાનો શોખ, પણ એમને કોઈ ગમતું હતું અને એમણે ન મજા આવી કે હું સાધુ થઈ ગયો. પછી ઠીક છે કે હું સાધુ થઈને ઘણું પડ્યું. સ્વામી સચ્ચિદાનંદ જો તમને એમ લાગે કે ના સ્વામીજી તો આધુનિક મિજાજના માણસ છે, રમૂજમાં એવું કહી દેતું હોય. અત્યારે જે પોપ છે ને, વર્તમાન પોપ વેટિકનના, એ આર્જેન્ટિનાના છે, જે આર્જેન્ટિના ચેમ્પિયન થયું ફીફામાં. અને પોપ આર્જેન્ટિનામાં પોપ છે ત્યારે એક કાગળ આવ્યો કે હું તમારી પાડોશમાં રહેતી ને તમે મને પ્રેમપત્રો લખતા, હું 14 વર્ષના હતા ત્યારે. એટલે પોપે સારા વ્યવસ્થિત મજાના માણસ છે આ વર્તમાન પોપ. તો એમણે વળી કહ્યું કે આ વાત ખોટી નથી, મારે કબૂલ કરવું જોઈએ કે હું ધર્મના ક્ષેત્રમાં આવ્યો. એ પહેલા ઘરની બાજુમાં અમારે પાડોશમાં રહેતી છોકરી સાથે મને પ્રેમ થયેલો, હું એને ચિઠ્ઠીઓ લખતો, અને પ્રેમ મારો ખાલી હવે વિસ્તરી ગયો અને એનાથી આગળ વધી ગયો, એટલું જ છે, હવે ઈશ્વર સુધી પહોંચી ગયો. પણ એને કારણે કઈ હું એવું નહીં કહું કે આ વ્યક્તિ ખોટું બોલે છે, તો સાચું બોલે છે. તો આ મને ગમ્યું કે આટલી નિખાલસ કબૂલાત આપણી પાસે સ્વામી સચ્ચિદાનંદ જેવા કે પોપ જેવા એવા લોકો તો છે કે કમસે કમ કહે છે કે અમે માણસ છીએ, અમે દેवताओं नहीं, हमें मानस चाहिए। व्याख्यानमाला जो चल रही है बड़ौदा में, उसमें मैं सम्मानित होने के लिए आया हूँ। संस्कार व्याख्यानमाला है, हमारे प्रिय मित्र देवल शास्त्री और आशित भाई वो आयोजन में उसमें संलग्न है। और मैं जय वसावड़ा तो काफी सारी बातें करता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन आज एक नए विषय पे बोलने जा रहा हूँ। वो विषय मुझे भी दिल के बहुत करीब है और मैंने सोचा कि जिन महानुभवों की पुण्य स्मृति में हम व्याख्यान कर रहे हैं उनके लिए ये अनुरूप विषय है। और वो भारतीय संस्कृति का मूल भाव है कि आप सब कुछ छोड़ दो और उसका भी आनंद लो, और सब कुछ आनंद भी करो, फिर उसको छोड़ना सीखो। आज का प्रोग्राम जो है वो शायद यहाँ नगर गृह में रखा है और जसवंत लाल फाउंडेशन शाह ट्रस्ट की ओर से जसवंत लाल शाह की जो बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, सहकारी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा नाम था, बहुत सारी सहकारी संस्थाओं की रचना की थी। गुजरात के पूर्व प्रधानमंत्री, गुजरात के पूर्व मंत्री थे, बॉम्बे स्टेट के भी पूर्व मंत्री थे, बड़ौदा डेयरी की उन्होंने स्थापना की थी। उनकी पुण्यतिथि के बारे में आज उनका संस्कार व्याख्यानमाला रखा है।
गुजरात के वडोदरा शहर में वर्ल्ड विजार्ड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धन्वंतरी केयर आयुर्वेदिक सेंटर नामक आधुनिक आयुर्वेदिक हब का उद्घाटन किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में अंकोडिया में वर्ल्ड विजार्ड मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयुर्वेदिक इलाज की सभी पद्धतियों को उपलब्ध कराते हुए धन्वंतरी आयुर्वेदिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जहां आधुनिक सुविधा और आधुनिक उपचार वडोदरा और पूरे भारत के लोगों को मिल पाएगा। सभी आयु के लोगों के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए यहाँ अलग अलग चिकित्सा पद्धति को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें पंचकर्म, नाड़ी परीक्षण, कैंसर पुनर्वसन, संगीत उपचार समेत की सभी इलाज की पद्धतियों को शामिल किया गया है। साथ ही आयुर्वेदिक कैंटीन, पंचकर्म केंद्र, योग और फिटनेस सेंटर, बॉटनी गार्डन, फार्मेसी, ओपीडी, आईपीडी सेवाओं और म्यूजिक रूम जैसी सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है। इस आयुर्वेदिक सेंटर के उद्घाटन के मौके पर वर्ल्ड विजार्ड ग्रुप के यतिन गुप्ते ने कहा कि हम वडोदरा को गुजरात का आयुर्वेदिक हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये जो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है, ये वर्ल्ड विजार्ड मेडिकेयर के संदर्भ में किया गया है। हमारी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें से एक हॉस्पिटल नडियाद में है जो कैंसर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। अब ये हॉस्पिटल जो हमने किया है ये स्पेशल आयुर्वेदा के अंदर किया हुआ है। सो आयुर्वेदा के निगडित जो भी ट्रीटमेंट्स होंगी वो यहाँ पे होंगी। जैसे आपको भी पता है कि एलोपैथी के अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट्स है और किसी को अगर उस एलोपैथी में नहीं जाना हो और कैंसर की सारवार या लीवर की सारवार वो अगर आयुर्वेदिक पद्धति से करनी होगी तो हम यहाँ पे उसकी चिकित्सा करेंगे। यहाँ पे हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल भी है और ऑपरेशन थिएटर भी है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। वडोदरा वासियों को यही मैसेज होगा कि आज अगर उनको आयुर्वेदिक सारवार करनी हो तो इससे अच्छी फैसिलिटी आज के दिन में वडोदरा में नहीं है, तो उसका उपयोग करें, उसका फ़ायदा लें। वर्ल्ड विजार्ड मेडिकेयर की तरफ से हमने एक केरला की कंपनी है धन्वंतरी आयुर्वेदा, उसके साथ टाइप करके इंदू जो पहले यहाँ पे इंदू आयुर्वेदिक क्लिनिक था उसको टेक ओवर किया हुआ है और इसमें एक 30 बेड हॉस्पिटल का सेटअप है जहाँ पे आयुर्वेदिक पद्धति से सारा प्रकार का वेलनेस प्रोग्राम, रिजुविनेशन प्रोग्राम और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जैसे पंचकर्मा और वो सब प्रकार के जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक, उस प्रकार के ट्रीटमेंट के लिए पूरी सुविधा 30 बेड का सेटअप डाला हुआ है जहाँ पे डे केयर पैकेजेस भी है। तो उसका आज उद्घाटन किया है और आप बड़ौदा वासी को अंकोडिया विलेज में ये आयुर्वेदिक सेटअप वर्ल्ड विजार्ड मेडिकेयर की तरफ से आने के लिए सबको इन्विटेशन है। यहाँ पे पंचकर्मा से लेके सारे रिजुविनेशन डे पैकेजेस भी है, आप योगा मेडिटेशन है, वेलनेस के लिए है, फार्मेसी सेटअप है, आपको आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस के लिए दवाई लेनी है तो वो भी ट्रीटमेंट मिलेगा। तो डी स्ट्रेस प्रोग्राम्स है, वे रिजुविनेशन प्रोग्राम्स है, आयुर्वेदिक प्रोग्राम्स है जहाँ पे स्पा और मसाजेस जो होते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के, उस प्रकार के सारे ट्रीटमेंट्स भी मिलेंगे। और मेजरली जो पंचकर्मा है, शिरोधारा है, उस प्रकार के जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स हैं यहाँ पे मिलेंगे आपको। धन्वंतरी आयुर्वेदिक केरला वडोदरा के सेंटर से 3 किलोमीटर के रेडियस में ही खुली है। इसमें 35 बेड्स की आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमको आयुर्वेदिक पंचकर्म, गर्भ संस्कार, ब्यूटिफिकेशंस और कई आयुर्वेदिक की जितनी भी फैसिलिटीज है यहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास काय चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेदिक सर्जरी सभी के निष्णात यहाँ पे उपलब्ध है। तो वडोदरा की जनता से नम्र विनती है तो यहाँ पे आए, निरोगी बने और आयुर्वेद का लाभ लें। 2023 के वर्ष में जनवरी महीने में कई सरकारी परीक्षाओं के आयोजन हुए हैं। ऐसे में कुछ छात्रों को परीक्षाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते सरकारी परीक्षाओं के आयोजन संभव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब सरकार द्वारा लगातार परीक्षाओं के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 8 जनवरी 2023 को जीपीएससी क्लास 1, क्लास 2 और पंचायती वर्ग जूनियर क्लर्क की परीक्षा एक ही दिन ली जा रही है। वहीं जीपीएससी क्लास 2 सिविल इंजीनियर और पंचायती विभाग की तलाटी कम मंत्री क्लास 3 की परीक्षा 29 जनवरी को ली जा रही है। ऐसे में वडोदरा के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले कलेक्टर में आवेदन देकर छात्रों को आने वाली दिक्कतों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वडोदरा महानगर द्वारा कलेक्टर श्री के माध्यम से गुजरात सरकार को एक आवेदन देना चाहते हैं। आगामी समय में आने वाली जीपीएससी क्लास 1-2 परीक्षा और साथ में तलाटी कम मंत्री जूनियर क्लर्क की भी परीक्षा है, तो
तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो इस परीक्षा में अपियर होने वाले हैं, तो कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि कुछ कारणों से परीक्षा नहीं दे पाएंगे 1 ही तारीख के वजह से। तो हमारी एक ही मांग है सरकार को कि जो भी तारीख है 8 जनवरी 29 जनवरी उसमें चेंज हो, तो उससे ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले। गुजरात की प्राचीन संस्कृति भवाई को जीवंत रखने के भागरूप वडोदरा के एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक खास लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। पुराने समय में गुजरात के गांवों में रात होते ही भवाई के कार्यक्रम आयोजित होते थे। मनोरंजन के साथ साथ भवाई के जरिए सामाजिक धार्मिक संदेश भी लोगों तक पहुंचाए जाते थे। गुजरात की इस लोक कला को जिंदा रखने के लिए आज भी कोशिश जारी है। इसी के तहत संस्कार भारती वडोदरा जिला और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के संयुक्त तत्वाधान से गुजरात की लोक कला भवाई पर एक खास लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों को भवाई के बारे में जानकारी दी गई। नाट्य विभाग और संस्कार भारती उसके संयुक्त उपक्रम में आज का ये भवाई का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन रखा गया है 2 सेशन में। पहले सेशन में लेक्चर के साथ जो भवाई का स्वरूप है वो कैसे होता है और उसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। 4 बजे उसके जो ताल हैं, लय है, फुटवर्क कैसा है उसके बारे में बात होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि नेचुरली थिएटर का काम होता है कि जो हमारा कल्चर है उस कल्चर को हमें आगे की जो पीढ़ी है वहाँ पर पास ऑन करना है। भवाई गुजरात का लोक नाट्य साहित्य स्वरूप है, लोक नाट्य पारंपरिक स्वरूप है और ये जो स्वरूप हैं उनके बहुत महत्व के तत्व होते हैं, जहाँ संवाद है, गीत है, संगीत है, नृत्य है, नाट्य है। तो वो तत्व आज के संदर्भ में कैसे हम उपयोग में ला सकते हैं और आज की परिस्थितियों के आधार पर उन तत्वों का उपयोग करके एक नया जो फॉर्म है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये अवेयरनेस बच्चों में आए, इसके लिए आज का ये 1 दिन का लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया है। देश भर में इन दिनों शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान को लेकर विवाद सामने आ रहा है, जिसका असर अरवली जिला के मालपुर में भी देखा गया। देश भर में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर विवाद चल रहा है। गुजरात के अरवली जिले के मालपुर में भी पठान फिल्म का विरोध किया गया। फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पर फिल्माए गए एक गीत को लेकर काफी बवाल हो रहा है, जिसका विरोध अरवली में भी देखा गया। मालपुर के निवासियों का कहना था कि ये गाना हिंदू संस्कृति के खिलाफ है। ऐसे में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का पुतला जलाते हुए इस तरह के दृश्यों को फिल्म से हटाने की मांग की गई। दीपिका અને શાહરુખ ખાને જે પઠાણ ફિલ્મ બનાવવામાં આવી છે એમાં અમુક એવા દ્રશ્યો છે કે જેના કારણે ભારત દેશના લોકોને એક ખૂબ જ દુઃખદની ઠેસ પહોંચી છે। ખરેખર આવા ફિલ્મની અંદર આવા જો કૃત્યના જો સીન બતાવવામાં આવશે તો આવનાર ભારત દેશના સંસ્કૃતિ ખતમ થશે। ભારતના જે સંસ્કૃતિ છે એ લુપ્ત થતી જાય છે। સંતો મહંતો કહે છે, જે એક પંક્તિમાં કહેવામાં આવે છે કે જે ફૂલ થયા પ્લાસ્ટિકના સુગંધ ક્યાંથી હોય, કપડાં થઈ ગયા ટૂંકા, લાજ ક્યાંથી હોય। તો મિત્રો આ ફિલ્મની અંદર જે આ સીન બતાવવામાં આવ્યું છે દીપિકા અને શાહરુખ ખાને એ અમારો સખત વિરોધ છે। આ ફિલ્મની અંદર બેન લાગવું જોઈએ અને આ જે ચિત્ર બતાવવામાં આવ્યું છે એ હટાવવામાં આવે અને જ્યારે જો આ ચિત્ર હટાવવામાં નહીં આવે તો અમે સરકારને વિનંતી કરીએ કે આવનાર સમયમાં गुजरात भरनी अंदर उग्र आंदोलन थशे। तो आ भारत देशनी जो संस्कृति बचावी हशे तो आ जे फिल्मनी अंदर जे स्टोरी बताववामां आवी छे, आ चित्र बताववामां आव्युं छे ए तात्कालिक हटाववामां आवे अने आ पिक्चरने बेन लगाववामां आवे एवी अमारी विनंती छे। गुजरात के सूरत में ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल करते हुए हादसे के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने पर इनाम का ऐलान किया है। गुजरात के सूरत में ट्रैफिक पुलिस की एक अनोखी पहल सामने आई है। अक्सर पुलिस के पचड़ों से बचना चाहते लोग सड़क हादसे के दौरान घायलों को सड़क पर ही छोड़कर रवाना हो जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसे के वक्त ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए सूरत ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी योजना का ऐलान किया है, जिसमें घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले को ट्रॉफी और 1 लाख तक का सरकारी इनाम दिए जाने का ऐलान किया गया है।
गुड सम्राटियन अवार्ड से भी ऐसे नागरिक को सम्मानित किया जाएगा, जिस पर जानकारी दी ट्रैफिक विभाग की अधिकारी अमिता वानानी ने। केंद्र सरकार द्वारा गुड सम्राटियन एवॉर्ड्स के जे मार्ग अकस्मात में जीवलेण मार्ग अकस्मात में कोईपण व्यक्ति गंभीर ईजा पामेल होय त्यारे सामान्य जनता जेमने होस्पिटले पहोंचाडे छे અને એ પહોંચાડવાનો જે ગોલ્ડન અવર્સનો 1 કલાકનો સમયગાળો હોય છે, આ સમયગાળા દરમિયાન વ્યક્તિનો જીવ 90% સુધી બચાવી શકાતો હોય છે। તો એવા જે વ્યક્તિએ કે જેમણે જીવલેણ ઈજા પામનાર વ્યક્તિને હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યું છે એમને કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુડ सम्राटियन એવોર્ડ અને પ્રશંસાપત્ર અને રોકડ ઇનામો પણ 5,000 થી લઈને લાખ રૂપિયા સુધીમાં આપવામાં આવે છે। જનરલી જ્યારે કોઈ પણ જીવલેણ માર્ગ અકસ્માતમાં વ્યક્તિ ઈજા પામે ત્યારે સામાન્ય જનતા ઘણી બધી વાર આગળ આવીને એમને હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડતા હોય છે। તો હોસ્પિટલમાં જ્યારે પહોંચાડે ત્યારે ડૉક્ટર દ્વારા એમને સારવારની સાથે સાથે જે વ્યક્તિ હોસ્પિટલ સુધી પહોંચ્યા છે એમની વિગતો સાથેની એક ફોર્મ ભરવામાં આવે છે। આ ફોર્મ ભરેલી વિગતો એ જ્યારે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબના અધ્યક્ષસ્થાને કમિટી હોય ત્યારે એ કમિટીમાં આ વિગતો સાથે મેડિકલ વિભાગ તરફથી સબમિટ કરવામાં આવે છે અને એમના આધારે એમને ગુડ सम्राटियनનો એવોર્ડ આપવામાં આવે છે। 5,000 થી લઈ અને અલગ અલગ કેટેગરી છે અને લાખ રૂપિયા સુધીના ઇનામો આપવામાં આવે છે। આ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ કક્ષાએ સિલેક્શન એમનું થાય છે અને સેન્ટ્રલ કક્ષાએ પણ અલગથી गुड सम्राटियनનું એવોર્ડ અને પ્રશંસાપત્ર પણ એનાયત કરવામાં આવે છે। गुजरात के अहमदाबाद में कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता शहजाद खान पठान ने भारतीय जनता पार्टी की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सवालिया निशान लगाए हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी का पीपीपी मॉडल मैं मानता हूं कि जनता को लूटने का मॉडल है। जनता के टैक्स के पैसों से जनता के डेवलपमेंट के चीजों को और प्रोजेक्ट्स को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों की झोली में डाल रही है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण रिक्रिएशन कमेटी में आया है। जोधपुर रिक्रिएशन सेंटर को 1 या 2 साल के लिए नहीं 10 साल के लिए प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को पीपीपी मॉडल तरीके से संभालने के लिए दिया जा रहा है। मैं मानता हूं कि जनता के टैक्स के पैसों से हम डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्टरों को दे देती है। कहीं ना कहीं यह साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों के लिए काम कर रहे हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आईएएस कक्षा के अधिकारी है, लंबी चौड़ी सरकारी टीम है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं सरकारी प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रैक्टरों को देकर यह बतलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टरों के लाभ के लिए प्रोजेक्ट्स को बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ये विरोध करती है कि जनता के टैक्स के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है उनको कॉरपोरेशन के खुद संभालना चाहिए, सरकार के खुद संभालना चाहिए, ताकि हम जनता की सेवा कर सके, नहीं कि हम कॉन्ट्रैक्टरों को दे और कॉन्ट्रैक्टर उसका भाड़ा बढ़ोतरी कर जनता पर बोझ बने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की 1 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है, जो उसने नौकर के नाम पर खरीद रखी थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने के क्रम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गैंगस्टर मुजीब अहमद द्वारा नौकर के नाम पर ली गई अवैध और बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की है। पुलिस ने मैजिस्ट्रेट की अगुवाई में कृषि योग्य भूमि को डुग्गी पीट कर सील कर दिया। पुलिस द्वारा जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले भी गैंगस्टर मुजीब अहमद की 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। ये संपत्ति उसने अपने नौकर और उसकी पत्नी के नाम पर ले रखी थी। ये जमीन जो आज कुर्क की जा रही है, आप देख रहे हैं कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से जो मर्दही टोला है, ये भूखंड है, लगभग 3.5 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। जो मुजीब अहमद गैंग जिसके खिलाफ विगत में भी कई कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसी गैंग का ये एक फाइली है सत्यप्रकाश शुक्ला, जो इनके यहाँ काम करता था, उसकी संपत्ति चिन्हांकन करके कार्रवाई की गई है। अभियुक्त जो मुजीब अहमद है, इसके खिलाफ अब तक कई कार्रवाइयाँ की गई हैं। अब तक जो संपत्ति जब्त की गई है, इसकी नामी हो, बेनामी हो, परिजनों के नाम पर ली गई हो, नौकरों के नाम पर ली गई हो, वह संपत्ति जो इस गैंग द्वारा अवैध आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई संपत्ति है, उसका चिन्हांकन करके अब तक लगभग 1 अरब रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की गई है। जो जिस भूखंड पर आप खड़े हैं, जो आज जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है, ये लगभग 3.5 करोड़ रुपए कीमत का भूखंड है, जो इसने अपने फाइली सत्यप्रकाश शुक्ला के नाम से लिया हुआ था। और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के निर्देश पर जो ये अभियान चलाया जा रहा है माफियाओं के अपराध, ऐसे अपराधियों के विरुद्ध जो अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करते हैं, उसका एक अभियान चल रहा था विगत से, निरंतर चलता रहेगा। आगे भी इस गैंग की भी और अन्य अपराधियों की भी ऐसी संपत्तियों का चिन्हांकन करके जो ऐसे अवैध आपराधिक नाजायज कृत्यों से अर्जित की गई हैं, उसका गैंगस्टर एक्ट के 14 के प्रोविजन के तहत आगे भी जब्ती करने की कार्रवाई जनपद सीतापुर में चलती रहेगी।
गुजरात के वडोदरा की पोदार वर्ल्ड स्कूल द्वारा आयोजित किए जाने वाले टेडेक्स टॉक में इस बार टॉलीवुड अभिनेत्री ग्रेसी गोस्वामी ने उपस्थित रहकर अपने जीवन की कहानी लोगों के सामने रखी। किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है और इस संघर्ष की कहानी को वडोदरा के पोदार वर्ल्ड स्कूल द्वारा टेडएक्स टॉक के रूप में छात्रों और अभिभावकों तक पहुंचाया जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर के समा इलाके में पोदार वर्ल्ड स्कूल संचालित है, जो अपनी अलग अलग गतिविधियों के लिए जानी जाती है। उन्हीं में से एक गतिविधि है टेडेक्स टॉक, जिसमें इस बार बालिका वधू का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री ग्रेसी गोस्वामी ने उपस्थित रहकर अपने सफलताओं और असफलताओं को छात्रों और अभिभावकों से बांटा। I'm very emotionally attached to Vadodara and I'm very overwhelmed to be back to the city where I was born and all of this actually in true sense. इस मौके पर वडोदरा की अलग अलग स्कूल के छात्रों द्वारा डांस परफॉर्मेंस का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और विभिन्न खूबसूरत प्रस्तुतियां दी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वडोदरा वापस आई हूँ, दैट ऑफ पोदार इंटरनेशनल स्कूल। उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है फॉर दिस टेडेक्स यूथ। एक्चुअली ऐसे इनिशिएटिव से बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होती है, जो स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे रियलाइजेशन हिट होते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्लियरेंसेस मिलते हैं। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहूँगी कि मैं जब लास्ट टाइम आई थी और मैंने जैसा वडोदरा देखा था, मुझे अभी भी वैसा ही लगता है। मुझे वडोदरा अभी भी उतना ही अपना लगता है और वडोदरा मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मेरे दिल में वडोदरा की जगह हमेशा बहुत अलग और बहुत स्पेशल रहेगी। एंड मुझे वडोदरा वापस आकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही शांति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ के लोग भी बहुत प्यारे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा शौर्य अ फीट ऑफ करेज नामक कार्यक्रम का आयोजन मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए फ्रेंड्स सोसाइटी पिछले कई सालों से कार्यरत है। फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाता है। इसी के तहत फ्रेंड्स सोसाइटी द्वारा शौर्य अ फीट ऑफ करेज नामक खेल उत्सव आयोजित किया गया। वडोदरा की रोजरी स्कूल में आयोजित इस खेल उत्सव में बड़ी संख्या में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लेते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए खास गतिविधियों का आयोजन करते हुए उन्हें एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया। फ्रेंड्स सोसाइटी जो फतेहगंज में कार्यरत है, एनजीओ है, उसकी तरफ से ये शौर्य नाम का एक प्रोग्राम हर साल होता है। ये 28वां साल है। शौर्य में हम लोग जो दिव्यांग बच्चे हैं, बड़ौदा के जिले के जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और इस बार करीब 500 से 600 लड़कों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बार बहुत उत्साह से लोगों ने भाग लिया है, आप देख सकोगे। फ्रेंड्स सोसाइटी की और भी कई गतिविधियां कार्यरत है। हम उसमें बालवाड़ी चलाते हैं छोटे बच्चों के लिए, एक संडे स्कूल चलता है जिसमें मेंटली और फिजिकली चैलेंज्ड बच्चे आते हैं, एक यूथ क्लब चलाते हैं जिसमें फतेहगंज एरिया के बच्चों को हम
नई नई चीज़ें सिखाते हैं अपने फ्री टाइम में। एक चीयर अप ग्रुप है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके बच्चों को चीयर अप करती है। सीवन क्लास चलाते हैं हम लोग, जिसमें महिलाओं के लिए सीवन क्लास चलता है। और एक ब्लड डोनेशन कैंप की एक्टिविटी है जिसमें सारे बच्चे ब्लड डोनेशन, सारे वॉलंटियर्स ब्लड डोनेशन इकट्ठा करते हैं। मेन एक्टिविटी हमारी ये भी है कि हम एक पब्लिक लाइब्रेरी चलाते हैं जो फतेहगंज में हमारी ऑफिस में ही है, जहाँ लोग आते हैं, बुक्स रिव्यू करते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं और लाइब्रेरी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए कार्यरत दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट का एनुअल डे और फाउंडर्स डे उत्साह के साथ मनाया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई सालों से कार्यरत है। दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा फाउंडर्स डे और साथ ही एनुअल डे अलकापुरी की बरोड़ा हाई स्कूल में आयोजित किया गया, जिसमें दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर वात्सल्य फाउंडेशन की फाउंडर स्वाति बेडेकर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रतिभा से यहां लोगों को मोहित किया। दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट मानसिक रूप से दिव्यांगों के उत्थान में पिछले कई सालों से कार्यरत है और इसी क्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों की प्रतिभा को मंच प्रदान किया गया। इस मौके पर दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और दिशा चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। हमारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चों के साथ टीचर्स हैं और हम प्रोग्राम में हमारे जो फाउंडर हैं मिसेस प्रभा मेहता, उनको भी होमेज पे कर रहे हैं। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में नृत्योदय स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस की छात्रा विंसी विलियम फर्नांडिस ने अरंगेत्रम की अद्भुत प्रस्तुति दी। गुजरात का वडोदरा शहर यानी कि कला नगरी और यहाँ कलाकारों के लिए विभिन्न मंच हमेशा उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक मंच नृत्योदय स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस की छात्रा विंसी विलियम फर्नांडिस के लिए उपलब्ध कराया गया। विंसी विलियम फर्नांडिस पिछले कई वक्त से शास्त्रीय नृत्य सीख रही है। उन्होंने वडोदरा के फतेहगंज में स्थित रोजरी स्कूल के ऑडिटोरियम में आरंगेत्रम की प्रस्तुति दी। विंसी विलियम फर्नांडिस कलाश्री डॉक्टर ऐश्वर्या वॉरियर की शिष्या है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव उपस्थित रहे। साथ ही फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के डीन डॉक्टर राजेश केलकर, उर्मी स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर राधिका नायर समेत के अग्रणी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आज हमारे द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट की एक विद्यार्थिनी विंसी का अरंगेत्रम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी गुरु ऐश्वर्या जी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, उनके अभिभावक लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया।
बड़ौदा जो कि ऑलरेडी एक संस्कारी नगरी के रूप में जाना जाता है और हमारा पूरा देश जिसमें कि अनेकता में एकता की भावना है। हमारे हर राज्य में वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, कला अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, लेकिन फिर इतनी भी भिन्नता के बाद भी हम सभी एक हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं। उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग कारगर सिद्ध कर सकते हैं। आने वाले समय में कला और संस्कृति के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रह सकते हैं। एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में जुड़ा रह सकता है। बड़ौदा जिसको कि मैं एक लघु भारत के रूप में देखता हूँ, यहाँ पर सभी प्रांतों के लोग रहते हैं लेकिन इतनी एकता के साथ रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के साथ में जो सामंजस्य रखे हुए हैं वो निश्चित तौर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण है। आज नृत्योदया स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस के द्वारा यहाँ विंसी फर्नांडिस का मोहिनीअट्टम अरंगेट्रम है। मोहिनीअट्टम शैली केरल से उत्पन्न हुई है, लेकिन अभी गुजरात में भी हम काफ़ी प्रस्तुत कर रहे हैं। विश्व भर हम यहाँ के शिष्यगण को लेके जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी संख्या में रसिक जन आए हैं। एक नृत्यांगना के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है। यहाँ वो अपने गुरु को और भगवान को हम अपनी कला जो इतने साल से उसने परिश्रम करके सीखा है उसको समर्पित करती है और फिर सबके ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ से वो आगे बढ़ती है एक प्रोफेशनल नृत्यांगना बनने के लिए। तो विंसी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बहुत साल से विंसी इसके लिए तैयारी कर रही थी और आज हम उस दोहराए पे आ गए हैं। वीएनएम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनएम। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा के मांजलपुर में वन औषधि फूड फार्मा द्वारा आयुर्वेदिक स्टोर का उद्घाटन कर कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। भागती दौड़ती जिंदगी में सभी को तनाव और काम के बोझ का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियां अब लोगों को घेरे हुए हैं। इन सभी बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए वडोदरा शहर में वन औषधि फूड फार्मा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मांजलपुर के निलय संकुल में आयुर्वेदिक स्टोर का उद्घाटन किया गया है, जहां कई तरह की बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। वन औषधि फूड फार्मा की ओर से आप सबका स्वागत है। आज हमने मांजलपुर में नीलय टावर में हमने एक हमारी ही खुद की प्रोडक्ट है वन औषधि फूड फार्मा, जिसकी तरह तरह की आपको मेडिसिन मिलेगी। हाँ, जो हमने एक हमारे साथ पूरी वैद्यों की टीम है, उनके साथ रह के हमने
अलग अलग रिसर्च किया है दवाई पे। जैसे आप पीछे दिखेगी ऊपर वन ओजाइम है, ये जो मेडिसिन है ये आपका जो गैस एसिडिटी इस तरह की कोई भी तकलीफ़ हो तो अगर आप ये दवाई लोगे तो उससे आपको फ़ायदा रहेगा। आजकल लीवर के काफ़ी सारे प्रॉब्लम लोगों को हो रहे हैं, तो लीवर के प्रॉब्लम के लिए हमने बनाई है वन ऑलिव। ये वन ऑलिव कोई भी ले सकता है, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लीवर में कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है जो एक पर्टिकुलर समय के बाद पता चलता है कि फैटी लीवर हो गया, ये हो गया, तो उसके लिए हमने बनाई है वन ऑलिव। आस्थानोम ये हमारी जो मेडिसिन है ये ख़ास करके कफ सिरप है, ये इवन अस्थमेटिक प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए भी ये बहुत ही असरकारक है। तो ये आस्थानोम ये रक्त शोधक, ये जो मेडिसिन है ये हमारे ब्लड प्यूरिफिकेशंस है। जैसे हमारे शरीर में एलर्जी की कई प्रॉब्लम होते हैं, हाँ, स्किन एलर्जी और स्किन सबके, इस रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी मेडिसिन है रक्त औषधक। गुजरात के वडोदरा शहर में किसी स्कूल द्वारा पहली बार बूमरैंग स्ट्रीट जैसे आयोजन के जरिए बड़ों और बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में सर्दियों के साथ ही विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्हीं में से एक रहा अक्षर पब्लिक स्कूल तरसाली और प्रिंसिपल अन्नपूर्णा अग्रवाल द्वारा आयोजित बूमरैंग स्ट्रीट महोत्सव। सुसैन रोड पर आयोजित बूमरैंग स्ट्रीट महोत्सव में 60 से 70 जितनी खेल गतिविधियों को शामिल किया गया, जिसमें कबड्डी, खो खो, हैंडबॉल के साथ साथ इंडोर गेम्स, चेस, कैरम, कराटे शामिल किए गए। साथ ही यहां बड़े लोगों के लिए जुम्बा डांस, एरोबिक्स जैसी विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई। बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्टून कैरेक्टर, फूड स्टॉल इत्यादि का भी आयोजन किया गया। रविवार की सुबह सुबह आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों ने और बड़ों ने खूब एंजॉय किया। इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में घनश्याम पटेल, नीलेश राठौड़, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, तरसाली अक्षर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अन्नपूर्णा अग्रवाल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। बच्चों के लिए आज विजय दिवस पे हमने ऑफिशियल्स को ऑनर करने के लिए काफ़ी लीग्स रखी है, कबड्डी, खो खो, थ्रो बॉल, डोज बॉल, और यहाँ पे जुम्बा होने वाला है, डांस है। कमलेश पटेल जो DID विनर है वो परफॉर्म करने वाले हैं, और बच्चों के लिए और पूरी फैमिली के लिए यहाँ कुछ ना कुछ है। बाइक स्टंट्स होने वाले हैं, स्केटिंग स्टंट्स होने वाले हैं, साइकिलिंग स्टंट्स भी हैं। सो इट इज़ अ वार्म वेलकम एंड थैंक यू जो भी सुबह सुबह अपना टाइम निकाल के लिए आए। अक्षर पब्लिक स्कूल तरसाली के माध्यम से आज ये विस्तार में बूमरैंग स्ट्रीट का आयोजन किया गया है। पूरे साल में जो सबसे महत्व का कोई महीना होता है वो शरद ऋतु होता है। शरद ऋतु के बाद लोग अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा जागृत होते हैं, और ये दिसंबर महीने में शरद ऋतु ख़त्म होने के बाद का ये पहला महीना है। यहाँ पर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए शाला के माध्यम से ये सुंदर बूमरैंग स्ट्रीट का आयोजन किया गया है, जिसमें 6 अलग अलग प्रकार की यहाँ पर गेम्स बच्चों के बीच में खेली जाएगी। लेकिन ये पूरा फैमिली इवेंट है, तो फैमिली में महिला है, फैमिली में पुरुष लोग हैं, उन लोगों के लिए भी छोटे बड़े कार्यक्रम का आयोजन पूरे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच पे यहाँ पे किया गया है। APS स्कूल के माध्यम से हर हमेश ऐसे नए प्रयोग होते रहते हैं, और मुझे कहते खुशी है कि बड़ौदा में ये जो स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, बड़ौदा में जो कल्चरल एक्टिविटी का जो कल्चर है, उसमें यदि कहाँ से शुरुआत होती है तो ये शुरुआत स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों के माध्यम से होती है। इनकी जिम्मेवारी स्कूल के मैनेजमेंट की होती है, जिम्मेवारी ये बखूबी निभा रहे हैं। किसानों के हित में देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित किसान गर्जना रैली में शामिल होने गुजरात के अरवली से भी किसान रवाना हुए। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें अरवली के किसान संघ के किसान भी शामिल हुए। अपनी लंबित मांगों को लेकर केंद्र सरकार के सामने ये किसान आवाज उठा रहे हैं। 300 से ज्यादा किसान अरवली से रामलीला मैदान के लिए रवाना हुए हैं, जिसमें किसानों की फसल के उचित दाम मिलने का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही खेती में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न सामान पर GST दूर करने की मांग की गई है। किसान सम्मान निधि की रकम 2000 से बढ़ाने की मांग भी किसान कर रहे हैं। रैली स्वरूप इकट्ठा होकर आज किसानों ने ये मांगे केंद्र सरकार तक पहुंचाई है।
गुजरात के दाहोद में हाल ही में संपन्न हुए वकील मंडल के चुनाव में दाहोद के लीमखेड़ा से लगातार तीसरी बार वजय सिंह वकील मंडल के अध्यक्ष बने हैं। गुजरात के दाहोद के लीमखेड़ा में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में वजय सिंह लबाना निर्विरोध जीते हैं। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरे टर्म में वजय सिंह लबाना की नियुक्ति हुई है। वजय सिंह लबान की नियुक्ति के साथ ही वकील मंडल के सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। आज रोज લીમખેડા વકીલ મંડળની ચૂંટણી સંબંધે મીટિંગ યોજાઈ, એમાં સર્વસંમતિ તરીકે પ્રમુખ તરીકે મારું નામ સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે, જે બદલ બાર એસોસિએશનના તમામ સભ્યોનો હું દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું અને મને ત્રીજી ટર્મ માટે મારા વકીલ મંડળે પ્રમુખ બનાવ્યો છે, તેથી હું દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। ગુજરાત બાર એસોસિએશન રૂલ્સ 2015 અન્વયે તારીખ 16/12/2022 રોજ ચૂંટણી સંબંધી લીમખેડા બાર એસોસિએશનની મીટિંગ બોલાવવામાં આવી અને એ મીટિંગમાં સર્વાનુમતે સૌ હોદ્દેદારોની નિમણૂક કરવામાં આવી, જેમાં પ્રમુખ તરીકે વીબી લબાના સાહેબશ્રીનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું। ઉપપ્રમુખ તરીકે એસકે બારિયા છે, જેઓનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું। મંત્રી તરીકે રમેશભાઈ વણકર જેઓનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું। સહમંત્રી તરીકે એસકે નીનામા છે, જેઓનું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું। ખજાનચી તરીકે મારું નામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને એ સર્વાનુમતે ઠરાવને મંજૂર કરવામાં આવે છે અને બહાલી આપવામાં આવી છે। गुजरात की धंधुका विधानसभा से भाजपा विधायक कालू डाभी विजेता बने हैं। उनका सम्मान धोलेरा तालुका भाजपा द्वारा किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव में 59 धंधुका विधानसभा बैठक पर भाजपा के प्रत्याशी कालू डाभी की भव्य जीत हुई है। धंधुका मत क्षेत्र में आने वाले धोलेरा में तालुका भाजपा संगठन द्वारा नवनिर्वाचित विधायक कालू डाभी का भव्य स्वागत और सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वामीनारायण मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर विधायक ने स्वामीनारायण भगवान के दर्शन कर कोठारी स्वामी समेत के संतों के आशीर्वाद भी प्राप्त किए। इस मौके पर धोलेरा ग्राम पंचायत के सरपंच दलपंत धरजिया और उप सरपंच घनश्याम सिंह चुड़ासमा भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। विधायक के हाथों उन्होंने केसरिया खेस धारण कर भारतीय जनता पार्टी को अपनाया है। इस मौके पर नवनिर्वाचित विधायक कालू डाभी ने सभी का आभार प्रकट करते हुए उनकी जीत का श्रेय मतदाताओं को दिया। मारी जीत थया पछी આજે ધોલેરા ખાતે ઋણ સ્વીકાર કાર્યક્રમ અમે રાખ્યો હતો। અમારા મંડળના સૌ હોદ્દેદારો, મતદારો, કાર્યકર્તાઓ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં અમે ઋણ સ્વીકાર કાર્યક્રમ રાખ્યો। ખૂબ જ ઉત્સાહભેર બધાએ મારું સ્વાગત કર્યું અને મેં પણ બધાનો આભાર માન્યો। કાર્યકર્તાઓને મેં જાહેરમાં બોલ્યો છું, કોઈ અકળાવાનું નથી, સરકાર આપણી છે ને તમે મને ધારાસભ્ય તરીકે મોકલ્યો છે, બધા જ કામ અમે કરવાના છે। गुजरात के वडोदरा शहर में मुस्लिम खत्री बाविसी जमात द्वारा मेघावी छात्रों का सम्मान करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। गुजरात के वडोदरा में मुस्लिम खत्री बाविसी जमात द्वारा मेघावी छात्रों को पिछले 14 सालों से सम्मानित किया जा रहा है। इसी के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक हायर एजुकेशन और अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे छात्रों को सम्मानित किया गया। जिन बच्चों के 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं, ऐसे 142 छात्रों को प्रोत्साहन इनाम का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बावामान पानी गेट पर डॉक्टर के रूप में कार्यरत डॉक्टर सैयद अकबर अली, बापोद पुलिस थाने के पीआई सीपी वाघेला, सब इंस्पेक्टर पारिक साहब, समाज के पहले पीएचडी होने वाले डॉक्टर जावेद अख्तर खत्री, इंडस्ट्रियलिस्ट वसीम खत्री, वडोदरा मुस्लिम खत्री बाविसी समाज के अध्यक्ष समेत के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। वडोदरा मुस्लिम खत्री बाविसी जमात कमिटी द्वारा आज 14मो इनाम वितरण समारोह राखवामां आव्यो हतो। बरोडामां 150 विद्यार्थीओने इनाम वितरण कर्युं छे, जेमां 1 થી લઈને 12 ધોરણના અને
કોલેજમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ જે 60%થી વધારે માર્ક્સ લાવેલા છે એમને આજે અહીં સન્માન કરવામાં આવેલું છે અને પ્રેરણાદાયી સ્પીચ આપી જેમાં ડૉક્ટર સૈયદ અકબર અલી સાહેબ, પીઆઈ સીપી વાઘલા સાહેબ, પીએસઆઈ પારેખ સાહેબ અને ખત્રી સમાજના જ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ એવા વસીમભાઈ ખત્રી અને નુરુલ હસન પ્રોફેસર સાહેબ આવ્યા હતા અને એમના હસ્તે છોકરાઓને ઇનામ આપી અને બધા જ વિદ્યાર્થીઓને આગળ વધુ ભણવા માટે માર્ગદર્શન મળે અને કેવી રીતે ભણવું એનું માર્ગદર્શન બહુ સરસ રીતે આપવામાં આવ્યું હતું। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के कालसारी गांव में उप सरपंच पर मामूली बात में जानलेवा हमले की घटना सामने आई है। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के कालसारी गांव के उप सरपंच रणजीत अबीपरा ने बेफाम रूप से तेज रफ्तार बाइक चलाने वाले 4 लोगों को बाइक धीमी गति से चलाने की सलाह दी थी, जिससे आक्रोशित चारों लोगों ने उप सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी शिकायत पुलिस थाने में करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम कसने की मांग पुलिस से की गई है। विसावदर विधानसभा मोटू गाम कही शकाय एवं कालसारी गामे ग्राम पंचायत युवान उपसरपंच एवं भाई श्री रणजीत अमीपरा पर कालसारी गामना अमुक લુખ્ખા તત્વોએ હુમલો કરી અને પાઇપ વડે માથામાં ઈજા પહોંચાડેલ છે, જે બાબત અતિ નિંદનીય છે અને હું સખત શબ્દોમાં આ બાબતને વખોડું છું। ઉપસરપંચ ઉપર જ્યારે આવા લુખ્ખા તત્વો કોઈપણ પ્રકારની બીક વગર હુમલો કરતા હોય તો આમ જનતાનું શું થાય? બાબત એવી હતી કે પૂરપાટ ઝડપે રોમિયોગીરી કરવાના હેતુથી સાથે સાથે સીન સપાટા કરવાના હેતુથી ગામમાં રોપ જમાવતા હોય, ડરનો માહોલ ઊભો કરતા હોય ત્યારે ઉપસરપંચે એમનો પ્રતિકાર કર્યો કે ભાઈ તમે આવી રીતે પૂરપાટ ગતિએ અહીંયા ગાડી ન ચલાવો હોય, નાના બાળકો રમતા હોય તો એમને માઠું લાગ્યું આ લુખ્ખા તત્વોને અને એમણે ઉપસરપંચને હુમલો કરીને ઈજા પહોંચાડેલ છે। ત્યારે આ લુખ્ખા તત્વોની વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરી દેવામાં આવેલ છે। સાથે સાથે આવનારા દિવસોમાં આવા લુખ્ખા તત્વો કાન ખોલીને સાંભળે, વિસાવદર વિધાનસભામાં આવતા કોઈ પણ કામમાં આવી રોમિયોગીરી અને આવી અસામાજિક તત્વોનું જે કાર્ય છે એ બિલકુલ સહન કરવામાં નહીં આવે। આવનારા દિવસોમાં તમે બધા સંયમમાં રહેજો। હવે આ વિસ્તારમાં અગાઉ જે થતું હતું એ બિલકુલ સાખી લેવામાં નહીં આવે। હું જૂનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ભરત અમીપરા, મારું ગામ વિસાવદર તાલુકાનું કાલસારી ગામ છે। આજ રોજ મારા ભત્રીજા રણજીત બાબુભાઈ અમીપરા જે કાલસારીના ઉપસરપંચ છે તેને કાલસારીના આવારા તત્વો દ્વારા જે લોકો રોમિયાગીરી કરતા હોય છે અને જે આ સમાજમાં નુકસાનકારક છે એવા આવારા તત્વોએ મારા ભત્રીજાએ સામાન્ય ઠપકો આપ્યો કે ભાઈ તો તારી મોટરસાઇકલ ધીમે કંટ્રોલમાં આવે, આ સારું ન લાગે ત્યાં પર મારો બાઇક નહીં અને એની પર હુમલો કર્યો, જીવલેણ હુમલો કર્યો છે। આ દરમિયાન મને તાત્કાલિક જાણ થતાં હું અત્યારે જૂનાગઢથી અહીંયા આવી અને ત્યાં આખું ગામ ભેગું થયેલું અને અમે બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીએસઆઈ સુમરા સાહેબ ત્યાં ચાર્જ ઉપર છે એને અમે લોકો રજૂઆત કરાવ્યા। મારી સાથે મારા ધારાસભ્ય ભૂતભાઈ પણ છે અને મારા આગેવાન માલજીભાઈ પણ સાથે છે અને કિશોરભાઈ પણ સાથે છે। શેની રજૂઆત કરવા આવ્યો તમે? બસ આવારા તત્વોને જેમ બને જલ્દી પકડી લ્યો અને અમારા ગામમાં સુલેહ શાંતિ જળવાઈ રહે આવી જ અમારી ઈચ્છા હોય। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को 2400 घंटे लगातार लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।